बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री जोन। आज का हमारा टॉपिक एक्सरसाइज से रिलेटेड है। हमने जो है स्टाइकोमेट्री की एक्सरसाइज स्टार्ट कर ली है, एफएससी का पार्ट 1 आपके पास फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज। आप जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने ब्रीफली इनको करना है, शॉर्ट में इनको डिफाइन करना है। ये आपकी सारी एक्सरसाइज में क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है। व्हाट इज़ द ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटम, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम एटम इज़ यूजफुल इन केमिस्ट्री। आपने पहले तो कंफ्यूज नहीं होना कि ग्राम एटम तो हमने पढ़ा ही नहीं है। दैट इज़ ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, आपके पास ग्राम एटम और ग्राम एटॉमिक मास सेम चीज़ है। आप देख सकते हैं किसी भी चीज़ को अगर आप लोग मीन्स कि आप कोई भी एटॉमिक मास ले रहे हैं, एटॉमिक मास कैसे ले रहे थे, एटॉमिक मास होता क्या था, जिस एटॉमिक मास इज़ दी सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। आपके पास जो है एटॉमिक मास इज़ दी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये एटॉमिक मास है। ठीक है, अब इस एटॉमिक मास को अगर मैं ग्राम में ले लूँ तो मेरे पास क्या चीज़ है, दैट इज़ ग्राम एटॉमिक मास। बस इतनी सी बात है, इतना आपने घबराना नहीं है। ठीक है, आपने कोई भी एटॉमिक मास लेना है, उसे ग्राम में ले लें इंस्टेड ऑफ AMU। अगर AMU में लेंगे तो दैट इज़ रिलेटिव एटॉमिक मास, फिर वो रिलेटिव एटॉमिक मास बन जाएगा। अगर ग्राम में लेंगे तो दैट इज़ ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि मैंने 1 ग्राम ऑफ कार्बन, तो आप पहले तो उसका एटॉमिक मास ज़रा देखें। 6 कार्बन का प्रोटॉन है तो हमें पता चल जाएगा कि न्यूट्रॉन भी 6 होंगे। 6 + 6 12, आपके पास ग्राम लगा दिया, 12 ग्राम हो गया। अब मैंने सोडियम का भी किया, 23 ग्राम हो गया, इसका एटॉमिक मास है। ठीक है, फिर आ जाए द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम इज़ यूजफुल इन केमिस्ट्री बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल टू सी और वेट इंडिविजुअल एटम। आप एक एक एटम का नहीं ले सकते, इसीलिए हम जो है उनका ग्राम एटॉमिक मास लेते हैं। इंडिविजुअल का अलग अलग से लेंगे आप नहीं ले सकेंगे। वी कैन एक्चुअली सी और वेट 1 ग्राम ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट। हम क्या करते हैं कि हम 1 ग्राम उसी एलिमेंट की एटम लेते हैं और उनका वेट करते हैं, ना कि एक एक एटम को उठा कर उनका अलग अलग करेंगे। ठीक है जी, फिर आ जाएं सेकंड क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन व्हाई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आर यूजफुल इन स्टोइकोमेट्रिक प्रॉब्लम्स। आपके पास बैलेंस्ड इक्वेशन जो है क्यों यूज़फुल है, हम बैलेंस्ड इक्वेशन ही क्यों यूज़ करते हैं। मैंने आपको पहले भी ये कॉन्सेप्ट बताया था कि आपके पास जो है ये बैलेंस्ड इक्वेशन जो होती है, बैलेंस्ड इक्वेशन में ये है कि आपके पास आपको पता चल जाता है कितने प्रोडक्ट यूज़ हो रहे हैं, कितने आपके पास रिएक्टेंट यूज़ हो रहे हैं, बन रहे हैं प्रोडक्ट। जो कोफिशिएंट होता है वो भी बड़ा लाजमी होता है, क्योंकि हमें उसी से पता चलता है कि कितनी क्वांटिटी, कितने मोल आपके पास यूज़ हुए हैं। यहाँ देखें, आंसर कहते हैं द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज़ यूज़फुल इन स्टोइकोमेट्रिक प्रॉब्लम्स बिकॉज बैलेंस्ड इक्वेशन इंडिकेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। आपके पास जो है, लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि 2H + O2, तो आपके पास ये जो है H2O बना रहा है। लेट्स सपोज इसके साथ ये जो 2 और यहाँ कुछ नहीं है, मीन्स के यहाँ 1 है, तो ये होते हैं कोफिशिएंट। अब मुझे पता चल रहा है कि 2 हाइड्रोजन के मोल मैंने ले लिए हैं, 2 आपके पास जो है मैंने ऑक्सीजन के मोल ले लिए हैं और इसी से मैंने वाटर बना लिया। ये 2 जो है ना, इसीलिए हम इस कोफिशिएंट 2 या 3 लगाने से हम कहते हैं कि इक्वेशन बैलेंस हो गया। मीन्स कि यहाँ जितने मॉलिक्यूल यूज़ हुए हैं वहाँ पे हमारे पास उतने ही आएंगे। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल एक देती हूँ इसी वाटर की। मैं आपको कहती हूँ कि मैंने लेट सपोज 2 मोल हाइड्रोजन यूज़ किया है, साथ में मैंने ऑक्सीजन 1 किया है, तो मेरे पास बन गया है H2O। ठीक है, मेरे पास यहाँ 2 मोल हाइड्रोजन के 1 मोल ऑक्सीजन का यूज़ हुआ है, यहाँ पे मेरे पास H2O एक मॉलिक्यूल बन गया। मुझे पता है कि यहाँ भी मेरे पास 2 हुए हैं, तो वहाँ भी 2 ही हाइड्रोजन है। यहाँ मेरे पास अगर ऑक्सीजन आप 1 यूज़ कर लें, मैंने यहाँ पे वो कर लिया, तो आप इस ऑक्सीजन को हटा दें, मेरे पास वहाँ 1 ही हुआ है। अगर आप जो है यहाँ पे 2 ऑक्सीजन करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको 4 लगाना पड़ेगा। मीन्स क्या, यहाँ भी 4 हों, यहाँ भी 4 हों, अगर रिएक्टेंट जितने हैं प्रोडक्ट उतने हों। ठीक है, अब मैं ये कह सकती हूँ कि 4 मोल हाइड्रोजन यूज़ हो रहा है, 1 मोल आपके पास ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है और मेरे पास 2 मोल ऑफ वाटर बना रहा है। ठीक है, तो इस केमिकल इक्वेशन के बैलेंस्ड होने से ही हमारे पास रिएक्टेंट का भी हमें पता चलता है कि कितनी क्वांटिटी में यूज़ हुए हैं, और हमें जो है ये भी पता चलता है कि हमारे पास प्रोडक्ट कितना ऑब्टेन हो रहा है। यहाँ पे आ जाएं नीचे। अब जो है यहाँ पे देखें आपके पास क्या चीज़ यूज़ होगी कि इंडिकेट्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट, मोलर रेशो इन्वॉल्व इन रिएक्शन आपके पास। ठीक है जी, यहाँ पे फिर आ जाता है आपके पास सिमिलरली। यहाँ पे देखें, ये सिमिलरली बाय यूजिंग द आइडिया ऑफ मोल्स वी कैन आल्सो कैलकुलेट द मासेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आपके पास मोल्स जो है हम मासेस कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पीछे सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, मासेस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने इसी बैलेंस्ड इक्वेशन की रेशो ली थी, मीन्स के मैंने 2 रेशो जो है वो 1 ले लिया है, मीन्स के
ठीक है, आपके पास 2 मैंने 1 ले लिया, तो मैं इतना यहाँ पे मैंने ये x ले लिया, मुझे अब लेट सपोज वाटर का नहीं पता, और मैंने यहाँ पे मेरे पास गिवन है, मैंने यहाँ पे 5 ले लिया, तो मेरे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही थी और मेरे पास इसी में ऐसे ही इसी तरीके से मेरे पास मास निकल रहा था। ये पुरानी बातें हैं, ठीक है। तो आप ये तो करके नहीं दिखाएंगे, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। लेकिन आपने यहाँ पे ये लिखना है कि आपके पास जो है इसी केमिकल इक्वेशन के बैलेंस होने से ही हम बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। Only in balanced chemical equation masses of reactant are equal to masses of product, that's why we use balanced equation। आपको पता है कि आपने जो है बैलेंस्ड इक्वेशन के ही लिहाज से जो है ये चीज़ें निकालनी है, जितना आपके पास रिएक्टेंट होगा उतना प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, ठीक है। फिर आ जाएं आप जो है नेक्स्ट वाले उस पर आ जाएं, यहाँ पे आप जो है ये देख सकते हैं, सॉरी ये थोड़ा सा इशू हो गया है इस चीज़ में, हाँ जी अब आ जाए। यहाँ पे देखें आपके पास जो है वो कहते हैं कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन द रिएक्शन एंड हाउ इट इज़ कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट क्यों हमारे रिएक्शन को कंट्रोल करता है, ये तो मैंने उसी वक्त आपको बता दिया था कि एक लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब है जल्दी चीज़ ख़त्म होने वाली है, वो लिमिट में है आपके पास। अगर वो ख़त्म हो जाएगी तो आपके पास प्रोडक्ट कैसे बनेगा। इसीलिए कहते हैं कि आपका केमिकल रिएक्शन जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करता है। जैसे लिमिटिंग रिएजेंट ख़त्म, आपका रिएक्शन स्टॉप, क्योंकि एक चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो आपका रिएक्शन बनेगा ही नहीं आगे। तो कहते हैं कि हमारे पास ऐसे क्यों होता है। यहाँ पे देखें कि आपके पास वो कहते हैं कि फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्या चीज़ है, ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट वी शुड डू द फॉलोइंग स्टेप। एक होता है हमारे पास द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इन अ गिवन मास यूनिट और फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मोल। हमारे पास जितने भी रिएक्टेंट होते हैं वो हमारे पास पहले तो कन्वर्ट होते हैं आपके पास मोल्स में। यूजिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन द मोल्स ऑफ रिक्वायर्ड प्रोडक्ट आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द अवेलेबल मोल ऑफ ईच रिएक्टेंट, ठीक है। आपके पास क्या होगा, एक केमिकल बैलेंस्ड इक्वेशन लेंगे, उसके जितने भी मोल रिक्वायर हैं प्रोडक्ट में वो कैलकुलेट करेंगे। मीन्स कि आपके पास हम देखेंगे कि हमारे पास कितने रिएक्टेंट के मोल्स थे और कितने हमारे पास प्रोडक्ट के मोल आए हैं, ठीक है। फिर देखेंगे द रिएजेंट गिव्स द लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट विल बी लिमिटिंग रिएजेंट। लेट सपोज मेरे पास जो है, मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मेरे पास 2H था, वहीं लास्ट वाली एग्जांपल है, ठीक है। आपके पास 2H आ गया है, साथ में ऑक्सीजन लिख देती हूँ, ठीक है। मेरे पास ये बना रहा है वाटर। लेट सपोज मैंने सिर्फ एग्जांपल दी है। आपके पास देखें कि आपके पास यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, यहाँ रिएक्टेंट में आपके पास पहले तो चेक करेंगे कि इनके मोल्स कितने हैं। इसके हमारे पास 2 हैं, इसका कुछ नहीं है, तो मीन्स कि हमारे पास 1 आ जाएगा इसका। अब इसमें लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब है कम कौन सा है, पहले कौन सा ख़त्म होगा, तो ऑक्सीजन ही पहले ख़त्म हो जाएगा। जब ऑक्सीजन ख़त्म होगा, अब मुझे यहाँ पर पता चल रहा है कि ये 1 मोल बना रहा है मेरे पास वाटर का मॉलिक्यूल, मैं कह सकती हूँ कि दैट इज़ लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि हमें यहीं जो है पता चल रहा है कि यहीं से कि ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आप इसे अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इन्हीं स्टेप में लिखें, तो आपके लिए ये चीज़ आसान हो जाएगी, ठीक है। एज सून एज लिमिटिंग रिएजेंट इज कंज्यूम्ड द रिएक्शन स्टॉप एंड नो मोर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, इट मीन्स लिमिटिंग रिएजेंट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ठीक है। आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को वो कंट्रोल कर रहा है। फिर आ जाएं आपके पास जो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एक्चुअल यील्ड इज वाई द एक्चुअल यील्ड इज यूजुअली लेस दैन थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ अ रिएक्शन। आपके पास ये अक्टूबर 2016 में ये क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे देखें, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था, एक होती है एक्चुअल यील्ड जो हमें एक्सपेरिमेंटली मिल रही है, और एक होती है थ्योरेटिकल यील्ड जो मैंने बैठ के पेज पे कैलकुलेशंस की हैं, उसी से मुझे आंसर मिल रहा है। जो एक्चुअल यील्ड होती है वो कहते हैं कि वो हमेशा कम होती है एक पेपर वाले थ्योरेटिकल यील्ड से। आप खुद कॉमन सेंस लगाएं, एक पेपर वर्क में और एक प्रैक्टिकल वर्क में कितना ज़्यादा फ़र्क है। एक पेपर वर्क आपके पास आइडियल होगा, मीन्स आपके पास हर चीज़ आप एक करेक्ट उसमें लेंगे, लेकिन क्या आप एक्चुअल प्रैक्टिस यील्ड में ऐसा कुछ कर सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। आपके पास जो है वो चीज़ें गिरेंगी भी सही, आपके पास टेम्परेचर इफ़ेक्ट कंडीशन सारी चीज़ें आपके पास वहाँ पे इम्पैक्ट करेंगी, तो आपके पास वो जो है थोड़ी बहुत एफिशिएंसी उसकी कम आएगी, ठीक है।
फिर जो है यहाँ पे आप अपने उसमें भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एक्चुअल यील्ड इज़ यूजुअली लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। आप उसके रीज़न लिखे हुए कि इम्प्योरिटीज़, ये इम्प्योरिटीज़ की स्पेलिंग गलत है, IMPU होता है, PU, ठीक है। इम्प्योरिटीज़ आर प्रेजेंट इन रिएक्टेंट। कभी कभार ऐसा होता है कि आपके पास रिएक्टेंट में इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं बिल्कुल, जिसकी वजह से हमारे पास जो है यील्ड अच्छी नहीं आती, एफिशिएंसी है उसका, प्रोडक्ट अच्छा नहीं आता। कभी कभार हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, मीन्स के प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। कभी कभार हमारे पास साइड रिएक्शन भी होते हैं जिनमें एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हमें मिल जाते हैं, जिसे हम बाय प्रोडक्ट कहते हैं। और रिएक्टेंट और नॉट टोटली कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमारे पास जितने भी हम रिएक्टेंट देते हैं वो फुली कम्प्लीटली, अगर 2 मोल है तो वो 2 मोल प्रोडक्ट नहीं दे रहा, वो 1 मोल दे रहा है, वो फुली कन्वर्ट नहीं हो रहा। कभी कभार हमारे पास मैकेनिकल लॉस भी हो जाता है, हम खुद जो है सेपरेशन जैसे करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं, हमारे पास हैंडलिंग में भी मसला हो जाता है, जिसे हम ह्यूमन एरर भी कहते हैं। वेरिएशन इन रिएक्शन कंडीशन मीन्स कि आपके पास टेम्परेचर इफेक्ट कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें इस पर इफेक्ट कर रही हैं, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, ये सारी चीज़ों के इफेक्ट की वजह से आपके पास जो है ये आंसर सही नहीं आएगा, ठीक है। फिर आ जाएं, आपके पास लास्ट वाला है कि मीन्स के क्वेश्चन 5 है, कैन यू मेक द डिस्टिंक्शन बिटवीन लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट। क्या आप इसको फ़र्क पहचान सकते हैं कि लिमिटिंग और एक्सेस का क्या चीज़ है, डिस्टिंग कर सकते हैं? तो आपने लिखना है येस आई कैन मेक द डिस्टिंक्शन बिटवीन लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। पहला कैसे है, आपने क्या करना है कि आपने बताना है कि फ़र्क क्या है। वो कहते हैं कि द रिएजेंट विच गिव द लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड, लीस्ट का मतलब है सबसे कम जो नंबर ऑफ मोल्स दे रहा है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि आपने बताया था कि लिमिटिंग रिएजेंट पहले ख़त्म हो जाता है। तो ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि जो लीस्ट नंबर देता है वो आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट है। आपके पास जो एक्सेस रिएजेंट होता है वो आपके पास ज़्यादा देता है, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कि कंट्रोल करता है लिमिटिंग रिएजेंट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, जितना लिमिटिंग रिएजेंट होगा उतनी फॉर्मेशन प्रोडक्ट की होगी, जैसे लिमिटिंग रिएजेंट ख़त्म आपका रिएक्शन स्टॉप, ठीक है। वाइल सम ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड, जो आपके पास एक्सेस में होगा वो बाद में बच जाएगा। तो यही आप फ़र्क बता सकते हैं कि आपके पास जो है लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट में, ठीक है जी। फिर आ जाएं अगले उस पर, आपके पास अगला जो है क्या चीज़ है, यहाँ पे देखें, आपके पास अगले में आता है क्वेश्चन नंबर 1। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दी गई है आपको। द मास ऑफ 5 मोल ऑफ एन एलिमेंट एक्स, कोई भी एलिमेंट एक्स का जो है आपको 5 मोल का बताया गया कि इज़ 60 ग्राम, मीन्स के 5 मोल का जो आपके पास मैस है वो आपके पास 60 ग्राम है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ दिस एलिमेंट। अब आप बहुत सारी जगहों पे तो ऐसा था कि आपको मोल्स फाइंड करने थे, आपको मास फाइंड करना था, यहाँ पे आपको मोलर मास फाइंड करना है। तो घबराना नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, फार्मूला वही है। आपके पास जो है गिवन मोल्स दिए हुए हैं, वो कह रहे हैं 5 मोल्स है, आपके पास ग्राम्स भी दिए हुए हैं, 2 चीज़ें दी हुई हैं, तीसरी चीज़ जो है वो आपने फाइंड करनी है। तो आपने क्या करना है कि मोलर मास इज इक्वल्स टू मास ओवर नंबर। अच्छा, हमारे पास मोल्स का फार्मूला क्या था, वो था n इज इक्वल्स टू मास, ठीक है, ओवर मोलर मास, ठीक है, ओवर मोलर मास, ऐसा था ना। तो आपने क्या करना है कि आपने ये मोलर मास इस जगह आ जाएगा और ये मोल्स इस जगह आ जाएगा, ठीक है। बस थोड़ी सी आपने एक्सचेंज करनी है, बाकी जो है सारी चीज़ें सेम है। ये यहाँ पे भी इसीलिए ऐसा फार्मूला लिखा हुआ है, तो घबराना नहीं है, सिर्फ एक्सचेंज किया जगह को। यहाँ पे देखें आपके पास अब क्या आएगा कि मोलर मास इज इक्वल्स टू मास ओवर नंबर ऑफ मोल्स, 60 ग्राम ओवर 5 मोल्स इज इक्वल टू 12। तो 12 किस चीज़ का है, हमारे पास मोलर मास आपको पता है कि 12 ग्राम ओवर मोल होता है कार्बन के लिए, तो आप कह सकते हैं कि एलिमेंट एक्स का नाम कार्बन है। फिर कहें कि कैलकुलेट दी मॉलिक्यूलर या फार्मूला मास ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास मीन्स कि आपने मॉलिक्यूलर की बात की गई है, ग्राम, ये फार्मूला मास, ग्राम, एटॉमिक मास, ग्राम की कहीं भी बात नहीं है, तो आपने सिंपल में इस AMU को ही लेना है, क्योंकि आपके पास जो मॉलिक्यूलर सिंपल में मास था वो AMU का था, और ये आपके पास पहले भी हम कर चुके हैं बहुत सारी जगह पे। C2, ये आपके पास अल्कोहल दिया गया है, यहाँ पे C2H5OH जो है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका देखें कि आपको मोलर मास फाइंड करने का तरीका आता है या फार्मूला मास। मोलर मास वही है कि आपने एटॉमिक मास लेने होते हैं सबके, ठीक है। तो ये एटॉमिक मास नहीं है,
पहले का आया 46 और दूसरे का आया 102 MU और थर्ड वाले का आया 294। आपके पास एटॉमिक मास था कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। जैसे कार्बन है, अगर उसका मैंने जैसे कार्बन लिया तो कार्बन का 6 होता है, प्रोटॉन भी 6 होंगे और न्यूट्रॉन भी 6 होंगे, तो मेरे पास ये 12 आ जाएगा। मैंने इसीलिए यहाँ पे कार्बन का 12, साथ में 2 हैं कार्बन तो मैंने मल्टीप्लाई 2 कर दिया। फिर H1 है तो मैंने 1 लिया है और मल्टीप्लाई 6 कर दिया। यहाँ 5 आएगा, 6 नहीं आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे ये 6 नहीं है, ये 5 है। और फिर आपके पास O का 16 है, कुछ नहीं है इसके साथ, तो आपने 1 ले लिया है। फिर जो है आपके पास H का सिर्फ 1 नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये सारा काउंट करके आंसर आ गया। फिर आप देखते जाएं लास्ट में जो है आंसर, ये लास्ट में क्वेश्चन का आंसर जो है कि क्या दिया गया है, मीन्स के क्वेश्चन 3 का कैलकुलेट द मास ऑफ ग्राम्स, मास इन ग्राम्स ऑफ, पहला ये है कि 7.75 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, ट्राईऑक्साइड है क्योंकि 3 ऑक्सीजन है। आपके पास जो है मोलर मास लिया गया, मास आपके पास ऑलरेडी है, सॉरी मास आपने फाइंड करना है, ठीक है। आपके पास क्या चीज़ ऑलरेडी है, मोल्स ऑलरेडी हैं, तो मेरे पास मोल्स तो ऑलरेडी आ गए, एक मेरे पास मोल्स आ गए हैं, बाकी मैंने मोलर मास मुझे फाइंड करने का तरीका आता है, मेरे पास 102 आ गया। अब मैंने क्या चीज़ फाइंड करनी है, मैंने मास करना है। वही बात है कि आपके पास N इज इक्वल्स टू मास इन ओवर मोलर मास, ठीक है, ये मोलर मास हो गया, तो इसी फार्मूले में लगाना है। अब जो है आपने इस फार्मूले में लगाया तो आपके पास जो जो चीज़ प्रेजेंट है उसकी वैल्यू लगा लेंगे। अब यहाँ पे मास इस साइड पे आ जाएगा, मोल्स जाके वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि मेरे पास यहाँ था N इज इक्वल्स टू मास ओवर मोलर मास, ठीक है। ये मैं mm लगा देती हूँ। मेरे पास जो मास फाइंड करना है, ठीक है, ये आके ये जो ऊपर मोलर मास है ये जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास क्या चीज़ आ जाएगी, N मल्टीप्लाई मोलर मास, ठीक है, इज इक्वल्स टू मास। तो मेरे पास आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। फिर आ जाएं सेकंड वाले पे, आपके पास यहाँ जो है मोल्स दिए गए हैं, यहाँ भी आपने मास फाइंड करना है। देखें मैंने मोलर मास निकाल लिया, ठीक है, मेरे पास मास दिया गया, मोल्स दिए गए हैं, कितने मोल्स मास निकालना है। वहीं ऊपर वाली बात है कि आपने क्या करना है कि N यहाँ पे है और मेरे पास अगर मास है और यहाँ पे नीचे मोलर मास है तो आपके पास ये आके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। मोलर मास मैंने निकाल लिया है, 15 मुझे दे दिया गया है, तो 98 मल्टीप्लाई बाय 15 जो भी आंसर आएगा वो आपका मास आ जाएगा। फिर देखें आपके पास अगला जो है वो अगला चीज़ आ रही है, हमारे पास वही है, देखें आपके पास ये काउंट भी हो गया है यहाँ पे, ये ठीक है। फिर लास्ट वाले हमारे पास मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। मॉलिक्यूल्स के लिए हम हमेशा एवोगैड्रो नंबर लेते हैं। आपके पास यहाँ नंबर ऑफ़ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जितने दिए गए हैं साथ में उसे डिवाइड करने हैं एवोगैड्रो नंबर के ऊपर। मॉलिक्यूल कैंसिल, मोल आ गए हैं, आपके पास मोल निकल आए हैं, लेकिन हमने तो वहाँ पर मास निकालना था। अब आसानी से मोल्स निकल आए हैं तो हम मास निकाल सकते हैं। हमारे पास मोलर मास भी है और मोल्स भी हैं, तो आपके पास क्या चीज़ होगी, वाटर की बात हो रही है तो इसलिए मैंने वाटर का 18 ग्राम मोलर मास आता है, ठीक है, आप काउंट करके भी देख सकते हैं, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। फिर देखें हाउ मैनी मोल्स फार्मूला यूनिट आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पल। आपके पास एटॉमिक मास दे दिए गए हैं, आपने इनमें मोल्स जो हैं वो फाइंड करने हैं या फार्मूला यूनिट्स चेक करने हैं, ठीक है। यहाँ पे बड़ी सिंपल बात है, सब में मोल्स का फार्मूला लगा N इज इक्वल्स टू मास ओवर मोलर मास, ठीक है, मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास, मेन फार्मूला सब में लगाते जाएँ। अब मेरे पास जो है यहाँ मास दे दिया गया है mgs का, मैंने मोलर मास फाइंड करना है। mgs का मैंने यहाँ पे मोलर मास, मैग्नीशियम जो है हमारे पास जो कितना होता है, अगर आप इसके एटॉमिक मास दोनों के चेक कर लें तो आपके पास ओवरऑल आपके पास 56 ग्राम ओवर मोलर मास आ रहा है, 56 ग्राम ओवर मोल, ठीक है। जो मैंने फार्मूले में पुट कर दिया, इसे डायरेक्टली यहाँ पुट किया है, मेरे पास आंसर ये आ गया। सेम मेरे पास कैल्शियम का भी है, आपके पास कैल्शियम का 40 ग्राम होता है, सिर्फ सिंगल कैल्शियम का 40 ग्राम एटॉमिक मास आ रहा है, साथ में मेरे पास 75 इसका ऑलरेडी मास दे दिया गया, मेरे पास आंसर ये आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड का मेरे पास 44 ग्राम मोलर मास आता है, मास दे दिया गया है, मेरे पास आंसर ये आ रहा है, फार्मूले में मैंने पुट कर दिया। अब यहाँ पे देखें कि डी वाले में आपके पास जो है 40 जो है डेसीमीटर क्यूब, ये मेरे पास क्या चीज़ दे दी गई है, यहाँ पे वॉल्यूम की बात की गई है, मोलर वॉल्यूम। इसमें फार्मूले का ख्याल रखना है, इसका फार्मूला जो काउंट करने का था गैसेस के लिए STP कंडीशन पे, वो हमारे पास कुछ ऐसे था कि N इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम।
वॉल्यूम जो हमें दिया गया है गैस का, मोलर वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, दैट इज़ 22.4 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। और हमारे पास मोल्स इसी तरीके से काउंट करते हैं। अब मैंने क्या किया कि मेरे पास 40 जो डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम दे दिया गया वो मैंने पुट कर लिया, साथ में मैंने नीचे मोलर वॉल्यूम जो फिक्स था वो कर लिया, मेरे पास आंसर आ गया, ठीक है। लास्ट में देखें आपके पास जो है इतने मॉलिक्यूल हैं बेंजीन के, बेंजीन के मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूल लिख लिए हैं। आगे देखें, यहाँ पे आपके पास मैंने यहाँ पे फार्मूला जो है ये वाला यूज़ किया है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ओवर Na, क्योंकि हमारे पास एटम्स की बात हो रही है तो आपके पास Na यूज़ होगा। Na के हमारे पास ये वाले होती है वैल्यू, मींस के फिक्स्ड है, ठीक है। और मेरे पास जितने मॉलिक्यूल दे दिए हैं मैंने उनको डिवाइड कर लिया। ये फार्मूला ऑलरेडी आपने डिस्कस किया है। फिर हमारे पास जो है ये आंसर आ गया है। आंसर को जो है मैंने अगर राउंड ऑफ किया, मींस कि ये -3 है तो मैंने इसके पहले 3 0 लगा दिए हैं, ठीक है। तो आंसर आ गया। ये ऊपर वाले 2 आंसर भी आपके करेक्ट हैं। लास्ट वाला देखें, एफ़ वाला, आपके पास जो है वो NaCl दे दिया गया है। NaCl का मोलर मास ये वाला है। सिंपल में मोल्स फाइंड करने हैं तो मोलर ग्राम, आपके पास मास इन ग्राम ओवर मोलर मास, ये आ गया मोल्स। फिर आ जाएँ कैलकुलेट दी मास ऑफ Mg मेटल, मैग्नीशियम मेटल रिक्वायर्ड टू कंज्यूम, हमारे पास इतना ग्राम, ठीक है, ऑफ CO2 इन द रिएक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। आपके पास एटॉमिक मासेस भी दे दिए गए हैं। आपने मास किस चीज़ का फाइंड करना है? Mg मेटल का, जिसने हमारे पास इतने, ये ग्राम टू ग्राम कन्वर्जन है। आप देखें, आपने कैलकुलेट भी मास करना है और आपके पास ये चीज़ भी मास मींस ग्राम में दी गई है, ठीक है। तो ये ग्राम टू ग्राम कन्वर्जन है आपके पास। अगर आपको कन्वर्जन याद हो, सबसे पहले तो आपने ये लिखना है कि आपके पास इक्वेशन कौन सी होगी। इक्वेशन जो 2 Mg यूज़ हो रहा है ये बैलेंस्ड इक्वेशन जैसे है, ठीक है। बैलेंस्ड इक्वेशन ऐसे, अब 2 मेरे पास कितना है Mg यूज़ हो रहा है, एक मेरे पास CO2 यूज़ हो रहा है, 2 मोल ऑफ MgO बना रहा है और एक कार्बन निकल रहा है। यहाँ पे अब आप लोग देखें कि आपके पास मास फाइंड करना है Mg मेटल का। मेरे पास कार्बन का ऑलरेडी दे दिया गया है, ठीक है। तो मेरे पास ये ग्राम टू ग्राम कन्वर्जन है, इन्हीं 2 की हम रेशो लेंगे। अगर मैं आपको सिंपल में भी बताऊँ, मैं रेशो लूँ, मेरे पास क्या होगा 2 और साथ में मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड 1 है, ठीक है। अब वी फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है, आपको पता है मोल्स कैसे निकालते हैं। पहले इसके ज़रा मोल्स निकालें, क्योंकि आप ग्राम टू ग्राम कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे। पहले मैंने इसके मोल्स निकाले हैं। मैंने मोल्स कैसे निकाले हैं, अब मुझे कार्बन डाइऑक्साइड की बात की गई है कि इतनी कंज्यूम हुई है, तो इसलिए मैंने उसका मोलर मास लिया। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास 44 ग्राम होता है। मुझे ऑलरेडी मास तो गिवन था, मैंने इसमें मोल्स निकाल लिया आसानी से। अब मैंने मोल्स निकाल लिए तो मुझे पता है कि हमारे पास क्या चीज़ है कि 2 मोल जो है वो यूज़ हो रहा है Mg का, ठीक है। 1 मोल यूज़ हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का। इतनी बात क्लियर है। अब मेरे पास वो यहाँ पे कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 1 मोल जो है मेरे पास, ये देखें, ये 1 मोल जो है ऑफ CO2 नीड्स 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम। आपको पता है कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड 2 मोल Mg हमें यूज़ करना है या हमारे पास यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नीचे इतने मोल्स इसके लिख लिए। कितना होगा आपके पास, लेट सपोज अगर मैं केमिकल इक्वेशन के हिसाब से बात करूँ तो 1 मोल मेरे पास यहाँ पे हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, 2 मोल्स यहाँ पे हो रहे हैं मैग्नीशियम। अब मेरे पास यहाँ पे ये वाली चीज़ 1 में है, अगर यहाँ पे मैग्नीशियम भी उतना यूज़ होगा तो मुझे 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी मेरे पास कोफिशिएंट 2 है, ठीक है। तो मेरे पास ये 2 के साथ मल्टीप्लाई करके मेरे पास इतने मोल्स आ गए, क्योंकि ये तो मैंने 1 ही मोल निकाला था। समझ आ रही है, ये मैंने 1 ही का निकाला था, यहाँ पे मेरे पास 2 हैं। यहाँ पे आ जाए नीचे कि मेरे पास कन्वर्ट इनटू मास। अब मेरे पास आसानी से मोल्स आ गए हैं, इस चीज़ को मास के साथ मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर आ जाएं, आपके पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं कि डिफाइन एंड एक्सप्लेन मोल एवोगाड्रो नंबर विद एग्जांपल्स। आपके पास यहाँ पे